संस्कृति इसके पहले क्लास में हम संस्कृति पढ़ चुके हैं और आज पुनः एक संस्कृत की कुछ चीज़ें रह गई थी जो आज हम आपको बताएंगे। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? एक और है संस्कृति और सभ्यता में अंतर। संस्कृति नोट कीजिएगा और सभ्यता में अंतर। में अंतर ध्यान दीजिएगा। संस्कृति जो होता है वो आंतरिक होती है, सभ्यता जो होता है बाह्य होता है। संस्कृति जो है जिसको यानी संस्कृति आप कहते हैं आंतरिक है, सभ्यता बाह्य है। हम सभ्यता को माप सकते, पहली चीज़ एक अंतर हुआ। दूसरा अंतर हुआ कि हम सभ्यता को माप सकते हैं, सभ्यता को हम माप सकते हैं, संस्कृत को माप नहीं सकते हैं। तीसरी अंतर आप लिखेंगे कि सभ्यता में गहराई कम होती है, सभ्यता में गहराई कम होती है और संस्कृत में गहराई अधिक होती है। सभ्यता, चौथी अंतर लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा, चौथी अंतर लिखिएगा कि सभ्यता जो है, सभ्यता को हम सीधे ग्रहण कर लेते हैं बल्कि संस्कृति को हम सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ठीक। जिस वर्ड एक अंतर और है कि जिस वर्ड जो है वो कहता है कि जो कुछ हम हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कुछ हम हैं वो क्या है? संस्कृति है। और जो हमारे पास है वो क्या है? सभ्यता है। जो कुछ हम हैं वो संस्कृति है और जो कुछ हमारे पास है वो सभ्यता है। ठीक। छठा अंतर क्या ले सकते हैं आप कि सभ्यता जो होती है वो साधन होती है, सभ्यता साधन होती है और संस्कृति जो होती है वो साध्य होती है। सभ्यता साधन होती है, संस्कृति साध्य होती है। ठीक। और इसके अलावा सातवां अंतर आप लिख सकते हैं कि सभ्यता का जो प्रसार होता है वो चारों तरफ होता है, सभ्यता जो होती है वो चारों तरफ होता है, संस्कृत का एक दिशा में होता है। यानी एक रेखीय तो काम, रेखीय परिवर्तन जो होती है वो यानी कि सभ्यता का प्रसार चारों ओर होता है और संस्कृत का होता है एक दिशा में। तो ये तो यानी कि अंतर हुआ कि सभ्यता को हम माप सकते हैं और संस्कृत को नहीं। सभ्यता में गहराई कम होती है, संस्कृत में गहराई अधिक होती है। सभ्यता जो है साधन होता है, संस्कृत साध्य होती है। ठीक है। जो कुछ हम हैं वो संस्कृत है, जो हमारे पास है वो सभ्यता है। ध्यान दीजिएगा, मोटे तौर पर हम उच्च भौतिक संस्कृत को ही, मोटे तौर पर हम उच्च भौतिक संस्कृत को ही सभ्यता कहते हैं। ठीक। तो ये तो सभ्यता और संस्कृत में थी अंतर की बात। अगर हम बात करें इसकी संबंध की, सभ्यता और संस्कृत में अंतर के अलावा इसमें संबंध भी हैं। संबंध क्या है? संबंध जो है कि सभ्यता जो होती है वो संस्कृत का पर्यावरण है, संस्कृति का पर्यावरण है। सभ्यता संस्कृत का पर्यावरण है। ठीक। और दूसरा, सभ्यता क्या होती है? संस्कृत की वाहक भी होती है। ये इसके संबंध भी हैं। ठीक। और कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं सांस्कृतिक विलंबना, ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक विलंबना, विलंबना इसके पहले क्लास में मैं उल्लेख कर चुका हूँ। सांस्कृतिक विलंबना, तो विलंबना का अर्थ होता है पिछड़ जाना, विलंबना का अर्थ होता है पिछड़ जाना। लैग का अर्थ यानी कल्चरल लैग, कल्चरल आप लैग कहते हैं, कल्चरल लैग। लैग का अर्थ होता है लंगड़ा जाना या पिछड़ जाना या विलंब हो जाना। यानी या यूँ हम कहें कि जब एक संस्कृति की तुलना में दूसरी संस्कृति पीछे रह जाती है वहीं पर हम सांस्कृतिक विलंबना हो जाता है। और इसका उल्लेख जो है वो आंगबर्न करता है, ध्यान से सुनिएगा, वो उल्लेख करता है आंगबर्न। आंगबर्न की पुस्तक का नाम है सोशल चेंज। कौन सी पुस्तक है? सोशल चेंज। सोशल चेंज में 1922 में 1922 में ये उल्लेख करते हैं सांस्कृतिक विलंबना की अपनी पुस्तक सोशल चेंज में। क्या होता है कि इन्होंने दो प्रकार की संस्कृति बात की, एक भौतिक और दूसरा अभौतिक संस्कृति। नोट कर लिए, भौतिक और अभौतिक संस्कृति, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। अब ये भौतिक संस्कृति है क्या?
भौतिक संस्कृति वो संस्कृति होती है जिसको आप छू सकें, देख सकें, जान सकें, माप सकें, वो क्या है? भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति क्या होती है? जिसको आप छू ना सकें, देख ना सकें, जान ना सकें, स्पर्श ना कर सकें, ठीक, वो अभौतिक है। यानी हमारी प्रथा, परंपरा, विश्वास, जनरीत, ये हमारी क्या है? अभौतिक संस्कृति है। और भौतिक संस्कृति जिसको यानी मेज, कुर्सी, टेबल, घड़ी, ये सब क्या है? भौतिक संस्कृति। और मोटे तौर पर हम उच्च भौतिक संस्कृति को ही सभ्यता कहते हैं। इंसान जो है, व्यक्ति की आवश्यकताएं और इच्छाएं सीमित होती हैं, लेकिन उसकी न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक, रोटी, कपड़ा, मकान न्यूनतम आवश्यकता। लेकिन व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी चीज दिन प्रतिदिन निर्माण करता है, वो क्या है? सबके सब भौतिक संस्कृति है। यानी हमारी मेज, कुर्सी, पंखा, टेबल, घड़ी, ये सब क्या है? भौतिक संस्कृति है। तो कहने का मतलब है, जितनी तेजी से हमारी भौतिक संस्कृति में परिवर्तन होता है, उतनी तेजी से हमारी अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन नहीं हो पाता। तो यहाँ क्या होता है? एक संस्कृति तुलना में दूसरी संस्कृति पीछे रह जाती है। इसी को हम कल्चरल लैग कहते हैं, या इसी को हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। यानी हमारी प्रथाएं, परंपराएं, विश्वास, जनरीत जो हमारी भौतिक संस्कृति होती है, ठीक। तो आप ये लिख सकते हैं कि सांस्कृतिक विलंबना। रही संस्कृत की विशेषताएं, संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, हमने इसके पहले क्लास में बताया था कि संस्कृत जो है वो सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, मानव निर्मित होती है, संचारशील होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। संस्कृत अधिव्यक्ति की अधिशायी होती है। संस्कृति प्रत्येक समाज की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। संस्कृत समूह के लिए आदर्श होती है। अब आप उस दिन पूछा था, कहा था कि संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार मतलब क्या होता है कि अगर इसकी हम विशेषताओं पुनः रिपीट कर रहा हूँ आज के क्लास में, संस्कृत की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो आप लिखते हैं कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, ठीक है। संस्कृति क्या है? सीखा हुआ व्यवहार है। सीखा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, सीखा हुआ व्यवहार है, लिखते हैं आप, सीखा हुआ व्यवहार है। सीखा हुआ व्यवहार है संस्कृत लिखते हैं। यानी संस्कृत जो होता है वो जन्मजात नहीं होता। जिससे माँ बाप को हम, जिससे माँ बाप से हमें शरीर मिल जाती है, उस तरह संस्कृत नहीं होती है। हम जिस समाज में जन्म लेते हैं उसकी संस्कृति को हम सीखते हैं, या हमारी प्रथाएं क्या हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, या तो वो हम चीज़ सीखते हैं, ठीक है। इसलिए सीखा हुआ व्यवहार कहते हैं, संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति आप दूसरा लिखते हैं कि संस्कृति मानव निर्मित होती है, क्योंकि मानव निर्मित है संस्कृति, ठीक है, मानव निर्मित होती है। मानव निर्मित यानी कि मनुष्य में कुछ ऐसी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं जिसके कारण से वो संस्कृति निर्माण कर पाया हो। जहाँ वो विस्तृत मस्तिष्क हो, तिज केंद्रित की जाने वाली आंखें हो, या गर्दन की स्थित हो, या हाथ अंगूठे की स्थित हो, या हाथों का लचीलापन हो, तो इस कारण से मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर पाया है, ठीक। मानव निर्मित है। संस्कृति जो होती है संचारशील होती है, हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी करते हैं। सीखा हुआ व्यवहार है, मानव निर्मित होती है, संचारशील होती है। आप ये भी लिखते हैं कि संस्कृत समूह के लिए आदर्श होते हैं। जो प्रथाएं, परंपराएं, जो जनरीतियां हैं, वो समूह के लिए आदर्श भी होती है। इसीलिए कहते हैं संस्कृत समूह के लिए आदर्श भी होती है। और आप एक नेक्स्ट विशेषता और लिखते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, उनकी अपनी प्रथाएं, परंपराएं होती हैं, तो उनके लिए आदर्श होता है। संस्कृत यानी प्रत्येक समाज की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, और इसलिए वो उनके लिए वो आदर्श होती है। और इसके पहले मैंने क्लास में बताया था कि संस्कृत जो है अधिव्यक्तिक एवं अधिशायी होती है। यानी संस्कृत जो है वो व्यक्ति से अधिक महत्व होता है, इसलिए अधिव्यक्तिक कहते हैं, क्योंकि संस्कृत का उपयोग व्यक्ति केवल एक अंश का उपयोग है, संपूर्णता का नहीं होता। किसी एक व्यक्ति का संस्कृत नहीं होता, पूरी संपूर्णता का होता है, पूरे समूह का होता है। इसलिए अधिव्यक्तिक यानी व्यक्ति से अधिक महत्व है। अगर हम अधिशायी की बात करें, जिसका उल्लेख जो है स्पेंसर और लिपर्ट करता है, जिसका उल्लेख स्पेंसर और लिपर्ट करता है, और इस स्पेंसर और लिपर्ट अधिशायी की बात करता है। यानी शरीर से अधिक महत्व होती है अधिशायी है, क्योंकि ये संस्कृत जो होती है वो शारीरिक और मानसिक क्षमता है जो कि शरीर से ऊपर है, शारीरिक, इसलिए इसको हम अधिशायी कहते हैं, जिसका उल्लेख स्पेंसर और लिपर्ट करता है, ठीक। रही संस्कृति से संबंधित कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके कंपटीशन वगैरह एग्जाम में, जैसे कि सांस्कृतिक अवशेष किसकी अवधारणा है, ठीक है। सांस्कृतिक अवशेष नोट कर लीजिएगा। सांस्कृतिक अवशेष जो कि टायलर का है, किसका है? टायलर का है, नोट कीजिए, टायलर का है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सांस्कृतिक दोनलीकरण की, नोट कर लीजिएगा, सांस्कृतिक
दो नलीकरण है, जो कि उल्लेख करता है प्रोफेसर के एन सहाय, प्रोफेसर के एन सहाय बात करता है सांस्कृतिक दौलनीकरण। ठीक, इसके अलावा बात करें सांस्कृतिक अवशेष, टाइलर करता है, सांस्कृतिक दौलनीकरण प्रोफेसर के एन सहाय करता है। सांस्कृतिक आघात, अगर हम बात करें सांस्कृतिक आघात की तो टालफर करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, टालफर करता है सांस्कृतिक आघात की। सांस्कृतिक सूरवीर की बात करें या कल्चरल हीरो की बात करें, सांस्कृतिक सूरवीर की बात करें तो सूरवीर है। कल्चरल हीरो की बात करें तो लेवी स्ट्रास करता है। सांस्कृतिक और एक संस्कृति होती है प्रति संस्कृति या विरोधी संस्कृति, कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में कंट्रा और काउंटर, ठीक है, कंट्रा और काउंटर कल्चर, प्रति संस्कृति या विरोधी संस्कृति की बात जो है वो कौन करता है? प्रति संस्कृति और विरोधी संस्कृति की वो करता है मिल्टन इंगर करता है। ध्यान दीजिएगा, मिल्टन इंगर करता है, मिल्टन इंगर। प्रति संस्कृति या विरोधी संस्कृति कर जो है वो मिल्टन इंगर करता है। और यानी सांस्कृतिक सूरवीर की बात लेवी स्ट्रास करता है, सांस्कृतिक आघात की बात टालफर करता है, सांस्कृतिक दौलनीकरण की प्रोफेसर के एन सहाय करता है, सांस्कृतिक अवशेष टाइलर करता है। और सातवीकरण की बात जो है रॉबर्ट पार्क करता है। सांस्कृतिक जो है सातवीकरण की बात सांस्कृतिक आघात जो है टालफर का है, टालफर ध्यान दीजिएगा, टालफर। जहाँ सांस्कृतिक सूरवीर की बात करते हैं, सूरवीर की कल्चरल हीरो की बात करते हैं, वो जो है लेवी स्ट्रास होता है, लेवी स्ट्रास है। और एक परंपरागत संस्कृति है, ध्यान दीजिएगा, परंपरागत संस्कृति है जो कि फास्टर बात करता है, जॉर्ज फास्टर बात करता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, सांस्कृतिक आघात, सांस्कृतिक सूरवीर कल्चरल हीरो की बात करते हैं और ट्रेडिशनल की बात जॉर्ज फास्टर करता है। वहीं जो है अगर हम बात करें संस्कृतिकरण की, ध्यान दीजिएगा, संस्कृतिकरण की, तो जो संस्कृतिकरण जो है वो उल्लेख करता है संस्कृतिकरण की श्रीनिवास करता है, श्रीनिवास करता है। श्रीनिवास की पुस्तक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी एमॉन्ग द फूड्स ऑफ साउथ इंडिया। एक और ध्यान दीजिएगा, प्रति संस्कृति या विरोधी संस्कृति, हमने उल्लेख भी किया है, प्रति संस्कृति या विरोधी संस्कृति वो मिल्टन इंगर करता है, अब ये मिल्टन इंगर है। इसके अलावा जो है विसंस्कृतिकरण, ध्यान दीजिएगा, संस्कृतिकरण या निसंस्कृतिकरण। ये विसंस्कृतिकरण या निसंस्कृतिकरण रॉबर्ट सोमर करता है, ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट सोमर करता है। ये प्रतिविरोधी संस्कृति या विरोधी संस्कृति होता क्या है? जब कोई उप संस्कृति अपने मुख्य संस्कृति को चुनौती देता है तो वो प्रति संस्कृति या विरोधी, इसको काउंटर कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हिप्पी संस्कृति। सांस्कृतिक
एक बात होती है सांस्कृतिक विसंस्कृतिकरण। क्या होता है? इसको निसंस्कृतिकरण। ये रॉबर्ट सोमर है, ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट सोमर है। निसंस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण की बात, ठीक है, निसंस्कृतिकरण और विसंस्कृति की बात रॉबर्ट सोमर करता है। जब यानी कि जब कोई संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, जब जैसे कोई संस्कृति है और वो छोड़कर, जैसे अपराधी संस्कृति छोड़कर वो अच्छी संस्कृति अपनाता है, उसको हम विसंस्कृतिकरण कहते हैं, रॉबर्ट सोमर करता है। अगर हम बात करें सात्वीकरण की, तो सात्वीकरण आप जानते हैं कि रॉबर्ट पार्क की है। सात्वीकरण जो है वो रॉबर्ट पार्क की है, रॉबर्ट पार्क की है, ठीक। अगर हम क्षेत्रीयकरण की बात करें, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीयकरण की बात करें तो यस के श्रीवास्तव हैं। दरिद्रीकरण जो है वो कार्ल मार्क्स है, नोट कर लीजिएगा, दरिद्रीकरण कार्ल मार्क्स है। और अस्पृश्यकरण जो है वो श्यामलाल है, अस्पृश्यकरण श्यामलाल है। और इस्लामीकरण जो है वो मेंडलबाम है। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रवाह, ये भी ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक प्रवाह जो है वो हर्स्कोविट्ज़ की है, हर्स्कोविट्ज़ की है। अब ये कभी कभी पूछते हैं कि मैन एंड हीज वर्क्स किसकी है, तो आप इस तरह याद कर लीजिएगा, वर्क्स, ठीक है, वर्क्स, मैन एंड हीज वर्क्स, मैन एंड हीज वर्क्स है, जो कि हर्स्कोविट्ज़ की किताब है। हर्स्कोविट्ज़ ये किस सन में होता है? मैन एंड हीज वर्क्स, सुनिएगा, मैन एंड हीज वर्क्स जो है ये हर्स्कोविट्ज़ की किताब है। प्रिमिटिव मैन एंड हीज वर्क्स की है, हर्स्कोविट्ज़ की है, ध्यान दीजिएगा, हर्स्कोविट्ज़ की है। डिजाइन फॉर लिविंग की बात कौन करता है? कल्चर, डिजाइन फॉर लिविंग है कल्चर की भाषा, वो क्लूखोन करता है। कौन करता है? क्लूखोन करता है। और क्लूखोन की पुस्तक का नाम है मिरर फॉर द मैन। क्लूखोन की पुस्तक क्या नाम है? मिरर फॉर द मैन, ठीक। और प्रिमिटिव वर्ड की कौन बात करता है? हावेल करता है। कौन करता है? प्रिमिटिव वर्ड की हावेल। तो आप मैन ऐसे पढ़ लीजिए, मैन वर्क्स और वर्ड, ये यानी कि मैन एंड मिरर फॉर द मैन 47 में, वर्क्स 48 में और वर्ड 49 में, 1948। यानी मिरर फॉर द मैन किसकी है? क्लूखोन की है। और ये किस पुस्तक के समय प्रकाशित हुआ? 47 में। मैन एंड हीज वर्क्स किसकी है? हर्स्कोविट्ज़ की। मैन एंड हीज वर्क्स किसकी है? मैन एंड हीज वर्क्स किसकी है? हर्स्कोविट्ज़ की है। किस सन में प्रकाशित होता है? वो 48 में, हर्स्कोविट्ज़। हावेल की पुस्तक क्या है? हावेल की पुस्तक क्या है? द प्रिमिटिव वर्ड, प्रिमिटिव वर्ड, ये कब प्रकाशित होता है? 1949 में, 47, 48, 49, ठीक। अगर हम कभी कभी क्या होता है कि दुबे और हावेल की परिभाषा में कंफ्यूज कर हो जाते हैं या हम गलत कर बैठते हैं। तो हावेल क्या कहता है? एक पूछते हैं किसका कथन है? संस्कृत सीखे हुए व्यवहारों के प्रतिमानों का कुल योग है। ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत सीखे हुए व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है, जो किसी एक समाज की विशेषता है, वो बात कौन करता है? वो हावेल करता है। जो किसी एक समाज की विशेषता की बात हावेल करता है। लेकिन अगर यही परिभाषा दुबे की अगर हो तो उसमें हम क्या कहेंगे? संस्कृत सीखे हुए व्यवहारों के प्रतिमानों का कुल एक योग है, जो एक समूह की विशेषता प्रदान करता है। यानी आप इस तरह कह सकेंगे कि संस्कृति
सीखे हुए व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है। तो एक समूह को विशिष्टता प्रदान करती है, जो एक समूह को विशिष्टता प्रदान करती है वो दुबे का है, और संस्कृति सीखे हुए व्यवहार के प्रतिमान का कुल योग है। ठीक है, जो एक समाज की विशेषता और एक समूह की विशेषता, एक समाज की विशेषता हावेल करता है, एक समूह की विशेषता दुबे करता है। ठीक, अगर हम बात करें सांस्कृतिक प्रसार की, ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक प्रसार की, सांस्कृतिक प्रसार क्या होता है कि जब संस्कृति होता है, सांस्कृतिक केंद्र से परिधि की ओर आगे जब बढ़ते हैं तो सांस्कृतिक उसको प्रसार कहते हैं। इसमें 3 संप्रदाय हैं। एक है जर्मन संप्रदाय, ध्यान सुनिएगा, एक है जर्मन संप्रदाय, दूसरा है ब्रिटिश संप्रदाय, और तीसरा है आपका अमेरिकी प्रसारवादी या अमेरिकी प्रसारवादी। आप सुनिएगा, जो जर्मन संप्रदाय है इसको हम कुल्टर क्रीज भी कहते हैं, कुल्टर क्रीज स्कूल, यानी इसको संप्रदाय कहते हैं, कुल्टर क्रीज स्कूल। और ब्रिटिश को हम सौर केंद्रित कहते हैं, सौर केंद्रित कहते हैं। ठीक, ये जर्मन संप्रदाय के कौन कौन लोग हैं? ग्रेबनर है, एंकरमैन और स्मिड, ध्यान दीजिएगा, स्मिड। ये जर्मन संप्रदाय के लोग हैं, ये मानते हैं कि संस्कृत का उद्गम किसी एक स्थान से नहीं हुआ, प्रत्येक समाज की अपनी एक सांस्कृतिक दीप होता है। तो ये क्या कहते हैं कि संस्कृत को चारों ओर संभालते हैं, एक सांस्कृतिक जो है एक घेरे के रूप में, एक चारों ओर घेरे के रूप में। ठीक है, ये संस्कृत को एक घेरे के रूप में जर्मन संप्रदाय करता है, इसको हम कुल्टर की संप्रदाय भी कहते हैं। इसके जो है समर्थक वो ग्रेबनर, एंकरमैन और स्मिड, या प्रवर्तक आप लिख सकते हैं ग्रेबनर, एंकरमैन, स्मिड है। वही ब्रिटिश संप्रदाय है, ये इसको सौर केंद्रित संप्रदाय कहते हैं। इनका यह मानना है कि जो संस्कृत का प्रसार हुआ, संस्कृत का जो उद्गम स्थान है, संस्कृत का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? मिस्र, यानी मिस्र से ही संस्कृत का उद्भव हुआ और वहीं से वो प्रसार हुआ। ठीक है, क्योंकि मिस्र में रात सूर्य जो होता बड़ा देवता माना जाता है, ये इसको ब्रिटिश संप्रदाय कहते हैं। और ब्रिटिश संप्रदाय में जो है वो कौन कौन के हैं? विलियम पेरी है, पेरी है और स्मिथ है। ध्यान दीजिएगा, पेरी की पुस्तक, जो विलियम पेरी की पुस्तक है, ठीक है, द चिल्ड्रेन ऑफ सन, इनकी पुस्तक का नाम है द चिल्ड्रेन ऑफ सन, ठीक, ऑफ सन, ये विलियम पेरी। स्मिथ की क्या है? डिवीजन ऑफ कल्चर स्मिथ की है। ये कौन सा है? ब्रिटिश संप्रदायवादी है। इनका मानना है कि संस्कृत का उद्गम स्थान क्या है? वो है मिस्र है, और मिस्र से ही संस्कृत का उद्भव हुआ और वहीं से प्रसार हुआ। ठीक, यानी घेरे के रूप में जर्मन मानते हैं, और ये सौर केंद्रित जो है ये मिस्र से किसके वो मानते हैं? ब्रिटिश संप्रदाय मानते हैं, इसको हम सौर केंद्रित समुदाय भी कहते हैं। अमेरिकी प्रसारवादी ये कौन से लोग हैं? ये है फ्रेंच बोआस और विस्लर। इनका क्या मानना है कि संस्कृत जो है उद्गम किसी एक स्थान से जब दूसरे स्थान, एक क्षेत्र से दूसरे स्थान तक प्रसार होती है। ये अमेरिकी प्रसारवादी लोग हैं, इनका मानना है कि इस तरह के संस्कृत प्रसार होता है। फ्रेंच बोआस क्या है? संस्कृत के एकेडमिक जनक भी हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो सांस्कृतिक प्रसार की बात है, लेकिन कभी-कभी एग्जाम में पूछते हैं कि कल्चर फॉर द मासेस की बात कौन करता है? ठीक है, कल्चर फॉर द मासेस यानी सर्वसाधारण के लिए संस्कृति, सर्वसाधारण के लिए संस्कृति, ये बात करता है लेनिन करता है। और वही अल्पसंख्यक संस्कृति की कौन बात करता है? अल्पसंख्यक संस्कृति की कौन बात करता है? अल्पसंख्यक संस्कृति की बात जो है वो करते हैं मैथ्यू अर्नाल्ड करते हैं।
एक और है, कभी कभी हम जब भौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति की जब हम बात करते हैं, आप जानते हैं जिसको हम छू सकें, देख सकें, जान सकें, स्पर्श कर सकें, भौतिक संस्कृति है। और इंसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ का निर्माण करता है, वो कि सबके साथ भौतिक संस्कृति है। वही हमारी यानी मेज, कुर्सी, टेबल, घड़ी, पंखा भौतिक। अभौतिक हमारी क्या है? अभौतिक हमारी प्रथाएं, परंपराएं, विश्वास जनित है। ठीक, अब सुनिएगा, भौतिक संस्कृति और अभौतिक, जिसका उल्लेख कौन करता है? आप जानते हैं, आगमन करते हैं अभौतिक संस्कृति। ठीक, दो प्रकार की बात। लेकिन अगर क्रोबर जो इसकी बात करता है, क्रोबर संस्कृत के दो पक्ष का उल्लेख करता है, एक इतिहास का करता है और दूसरा इडास का करता है। ध्यान सुनिएगा, इतिहास और इडास। इतिहास क्या होता है और इडास क्या होता है? संस्कृत का जो वाय पक्ष होता है वो इडास होता है। वाय पक्ष क्या है? वाय पक्ष और आंतरिक पक्ष। आंतरिक पक्ष, इतिहास आंतरिक पक्ष है, इडास उसका वाय पक्ष होती है। ठीक, यानी आंतरिक हुआ तो क्या हुआ? वो अभौतिक हुआ। भौतिक मतलब इडास। अब यही ये बात करता है, क्रोबर करता है। कौन करता है? क्रोबर करता है। ठीक, क्रोबर करता है। लेकिन अगर हम बात करें क्लुखोन की, ध्यान से सुनिएगा, क्लुखोन की, तो क्लुखोन जो है डिजाइन फॉर लिविंग की संस्कृत परिभाषा देता है कि डिजाइन फॉर लिविंग, ये परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो डिजाइन फॉर लिविंग की बात क्लुखोन करता है। लेकिन ये जो क्लुखोन है, क्लुखोन क्या बात करता है? प्रकट और निहित की बात करता है। प्रकट तत्व और निहित तत्व की बात करता है। प्रकट और निहित की बात। प्रकट तत्व क्या होता है? संस्कृत के वाय पक्ष जो होता है वो प्रकट होता है और निहित जो होता है वो आंतरिक होता है। ठीक, क्लुखोन प्रकट तत्व और निहित तत्व की बात करता है। संस्कृत के दो पक्ष इतिहास और इडास की बात करता है। कौन करता है? क्रोबर करता है। भौतिक और भौतिक संस्कृति की बात आगमन करता है। ठीक, और जब एक संस्कृति तुलना पीछे रह जाती है वो विलंबना हो जाती है। लेकिन अगर इसी को सोरोकिन क्या कहता है? ध्यान सुनिएगा, सोरोकिन इसी भौतिक संस्कृति को इंद्रिय परक संस्कृति कहता है। इंद्रिय परक संस्कृति कहता है। ठीक है, और इसको भावात्मक संस्कृति कहता है। इसको भावात्मक यानी अभौतिक को भावात्मक कहता है। हमारी जो प्रथाएं, परंपराएं हैं, ये भौतिक संस्कृति। ठीक, बीए फर्स्ट ईयर में कभी कभी कुछ एग्जाम वगैरह पूछते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और अगर पूछें आपसे कि प्रति संस्कृति या विरोधी संस्कृति है क्या? जब कोई वो संस्कृत यानी कि ध्यान सुन लीजिएगा, प्रति या विरोधी संस्कृति है क्या? अभी आपने पूछा तो मैं उसको बता रहा हूँ। कहते हैं जब कोई उप संस्कृति अपनी मुख्य संस्कृति को चुनौती देता है तो प्रति संस्कृति या विरोधी संस्कृति होती है। जैसे हिप्पी संस्कृति या समलैंगिक विवाह। ठीक है, हिप्पी संस्कृति या समलैंगिक विवाह, ये एग्जाम्पल है। हिप्पी संस्कृति और उसकी यानी कि समलैंगिक विवाह, ये किसकी एग्जाम्पल है? प्रति विरोधी संस्कृति। जिसका उल्लेख कौन करता है? प्रति या विरोधी संस्कृति, इसका उल्लेख कौन करता है? मिल्टन क्लिंगर करता है। एग्जाम्पल क्या है? हिप्पी संस्कृति है या समलैंगिक विवाह, समलैंगिक। ठीक, सांस्कृतिक दो नवीनीकरण का उल्लेख कौन करता है? प्रोफेसर के.एन. सहाय करता है। मैं दोहरा रहा हूं, सुनिएगा। सांस्कृतिक दो नवीनीकरण। ठीक है, दो नवीनीकरण की बात। और सांस्कृतिक दो नवीनीकरण क्या है? के.एन. सहाय करते हैं, प्रोफेसर के.एन. सहाय करते हैं। के.एन. सहाय। ठीक, अब ये सांस्कृतिक नवीनीकरण जब एक संस्कृति दूसरी विभिन्न संस्कृतियों से सामंजस्य बैठाने का प्रयास करती है। ठीक, जनजातीय संस्कृति या हिंदू कल्चर और ईसाई कल्चर की भी सामंजस्य, तो क्या होगा? सांस्कृतिक नवीनीकरण होगी। तो आपने जो है संस्कृति है क्या, संस्कृति की परिभाषा, संस्कृति की विशेषता, संस्कृति की अवस्थाएं, संस्कृति की उपादान, संस्कृत से महत्वपूर्ण अन्य प्रश्न आज आपने पढ़ा। ठीक है, आज का क्लास बस यही था।